हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी कुछ ऐसा है कि हमारी जो हीरो है, हमारे हीरो को डिवाइन गॉड द्वारा चुना जाता है और डिवाइन गॉड उस एक कमजोर सी बॉडी में रेनकार्नेट करा देता है और ऐसे ही उसकी लाइफ के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होता है। अब इसके आगे कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक ह्यूमन गॉड को देखते हैं जिसकी सामना करने के लिए एक शैडो डिमन आया था और शैडो डिमन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो शैडो डिमन तुरंत ह्यूमन गॉड के ऊपर हमला कर देता है पर ह्यूमन गॉड ने तो उसे आसानी से रोक लिया था, लेकिन शैडो डिमन की तो कोई और ही चाल था। वो से टेलीपोर्ट होकर सीधा ह्यूमन गॉड के पीछे आ जाता है और ह्यूमन गॉड के पीछे रखे जो लाइफ व्हील था तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ओर जाने लगता है और वो उस डिवाइन ऑयल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, अगर मैं इस डिवाइन ऑयल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं तो लगभग पूरी दुनिया से ही डिवाइन ऑयल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसे देखते ह्यूमन गॉड उसे रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है पर वो शैडो डिमन तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर ह्यूमन गॉड के पीछे आ जाता है और उसके हाथ ह्यूमन गॉड की पेट की आर पार कर देता है। इस वजह से ह्यूमन गॉड की वहीं पे मौत होने वाला था और वो डिमन तुरंत ही लाइफ व्हील को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अंदर से हम काफी ज्यादा लाइट निकलते हुए देखते हैं। इसकी वजह से वो डिवाइन गॉड की जो सोल था वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वो सामने की ओर भागने लगता है ताकि वो किसी और की बॉडी में अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर पाए। और फिर हम यही से हमारे हीरो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं जहाँ पे डिवाइन गॉड की पावर भी वहीं पे आ चुका था और वहाँ पे मानो कि वहाँ की जो टाइम है वो पूरी तरीके से सोलो हो चुका है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो एक घोड़ा गाड़ी के अंदर कुछ सोल्जर्स से बचते हुए भाग रहा था और एक मेंबर तो पीछे से उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक भी कर रहे थे। तो गाड़ी के अंदर से एक मेंबर जिसका नाम होंगियान था और बिंगिंग से पूछती है, क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? तो बिंगिंग कहती है नहीं। और फिर इस गाड़ी को जो चला रहा था उसका नाम क्यूशेंग था। वो पूछता है, क्या हम लोग शॉर्टकट मारकर इन लोगों से हमारे पीछा छुड़ा ले? तो अंदर से होंगियान कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम गाड़ी के अंदर और एक मेंबर को देखते हैं जो कि मानो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था। यही हमारा इस सीरीज का हीरो है और इसका नाम लुओली है। लुओली डरते हुए होंगियान से पूछता है, होंगियान हमारे ऊपर जो अटैक्स कर रहा है वो सभी कौन है? तो ये सुनते सोचते हुए होंगियान कहने लगता है, हमारी बेशुई किंगडम के साथ किसी भी अड़ोस पड़ोस के देश के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो ये सभी कौन हो सकता है जो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं? सच कहूँ तो मैं भी इनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर वो मेंबर्स आगे आते हुए रस्सी की मदद से उनकी घोड़ा गाड़ी को पलट देता है जिसकी वजह से बिंगिंग तो वहीं पे बेहोश हो गई थी। और फिर उन मेंबर्स का लीडर कहता है, हमें पहले यह की डिवाइन मास्टर को मारना चाहिए और वो सभी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो होंगियान भी उन लोगों की सामना करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जो एरिया है ये बेशुई एम्पायर के एरिया है। तो वो मेंबर्स कहता है, डेन और त्यानवू को छोड़कर बेशुई का मेरे सामने कोई मतलब नहीं है। और वो अपने मेंबर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है तो वो सभी भी उसके ऊपर हमला कर देता है। तो इसे देखते लिऊ होंगियान भी उन लोगों की अच्छे से धुलाई करने लगता है और वो उन सब की लीडर को हराने ही वाला था पर उसकी नजर बिंगिंग के ऊपर पड़ जाता है जिसके ऊपर एक मेंबर अटैक कर रहा था। तो इसे देखते तुरंत ही वो बिंगिंग को बचाने के लिए चला जाता है और इन सभी चीजों को हमारा लुओली तो छुपते हुए देख रहा था। वो इस कैरेक्टर में काफी ज्यादा डरपोक था। वो सभी होंगियान के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से होंगियान इससे पहले कि हर्ट हो पाता, लुओली दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए आ जाता है। तो वो मेंबर्स होंगियान को छोड़कर एक हमला लुओली के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से लुओली की वहीं पे काम खत्म। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा, हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन गॉड की डिवाइन स्पेस के अंदर था। उसके सामने लुओली की डेड बॉडी था, वो इसे छू नहीं सकता था। और फिर थोड़ी देर में वो ह्यूमन गॉड की जो सोल था वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है और वो सीधा ही लुओली की बॉडी में उसकी रेइनकार्नेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है जहाँ पे वो ह्यूमन गॉड भी एक एनर्जी में बदलकर उसकी बॉडी में चला गया था। और फिर हम लोग लुओली की रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो लुओली की बॉडी में पूरी तरीके से रेइनकार्नेट होने लगा था। इस प्रोसेस को देखकर उन एसेसियंस की जो लीडर था वो भी शॉक हो चुका था और वो अपने मेंबर्स के साथ लुओली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर लुओली अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहीं पे हरा दिया था। वो आसपास देखते हुए बस इतना ही कहता है, मैं आप कहाँ हूँ, और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा, हमें लुओली के हार्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हार्ट को मूवमेंट करते हुए हम लोग देखते हैं और उसे तुरंत ही होश आ जाता है। जैसे वो उठता है वो देखता है कि उसकी बॉडी में तो पूरी तरीके से पट्टियां लगा हुआ था क्योंकि वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था। और वो बिंगिंग और होंगियान को देखकर कहने लगता है, आखिरकार तुम सब हो कौन? तो ये सुनते ही बिंगिंग और होंगियान तो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। तो ये देखते
होंग्यान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले तो लुओलियू को चेक करती है और वो चेक करते हुए कहती है ये तो पूरी तरीके से ठीक है, मुझे लगता है कि सिर पे चोट लगने की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है। तो ये सुनते होंग्यान कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम कौन हो? तो ये सुनते लुओली कहता है मेरी नाम तो लुओली है। तो ये सुनते बिंगिंग कहती है चलो तुम्हें इतना तो पता है कि तुम्हारे नाम लुओली है। होंग्यान कहने लगता है तुम्हारी हालत अब कुछ ठीक नहीं है पर थोड़ी ही दिन में तुम ठीक हो जाओगे। तो ये सुनते लुओली उन दोनों से पूछता है मैं तुम लोगों को क्या कहूँ? तो होंग्यान कहता है मुझे तुम बस होंग्यान ही कहना और ये बिंगिंग है और तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो और बाहर जो गाड़ी चला रहा है वो क्यूशेंग है। तो ये सभी बातें सुनकर लुओली को तो घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो इस जगह के बारे में पूछने लगता है। तो ये सुनते बिंगिंग कहती है ये बेशुई किंगडम है पर लुओली को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है मैं तो इस बातों को सुनते हुए पागल हो जाऊंगा। तो ये सुनते बिंगिंग और होंग्यान उसे सभी चीजों के बारे में याद दिलाने लगता है पर इससे लुओली के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर बिंगिंग को महसूस होती है कि लुओली की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो कुछ हद तक डिवाइन ड्रैगन स्पेल की ऑरा की तरह है और वो लुओली उसे कहती है इसी वजह से तुम मार्शल आर्ट टेक्निक की बजाय इसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें कोई सेज भी निपुण नहीं हो सकता। तो लुओली कहती है हाँ तुम काफी समझदार हो पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्या इस वर्ल्ड के अंदर क्या कोई डिवाइन विल मौजूद है? तो ये सुनते ही होंग्यान इसकी आंसर करते हुए कहता है यहाँ पे मार्शल आर्ट टेक्निक और कुछ स्पेल्स की मदद से ध्यान करते हुए ब्रेक थ्रू करते हैं और जो भी अल्टीमेट रियलम पर पहुंच जाता है वही इस वर्ल्ड में असली सेज कहलाता है और इस दुनिया के जितने भी लो है वो मॉर्टल बॉडी को कभी भी प्यूरिफाई नहीं कर सकता। तो ये सभी बातों को सुनकर लुओलियू सोचते अगर मैं जिस वर्ल्ड से यहाँ पे आया हूँ वहाँ पे वापस जाना है तो किसी भी हालत में एक सेज की रियलम तक पहुँचना होगा। और वो उन दोनों से कहता है दरअसल जब मैं कोमा में था तब मुझे एक इमोर्टल ने मदद किया और मुझे बताया था कि मेरे अंदर तो काफी अच्छी टैलेंट्स मौजूद है और इसलिए मुझे इस दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक्स को सीखना होगा। तो ये सुनते होंग्यान बिंगिंग को उसे समझाने के लिए कहती है। तो बिंगिंग कहने लगती है इस दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट या फिर जो भी टेक्निक्स है उन सभी टेक्निक्स को इंसानों ने बनाया है सिवाय डिवाइन ड्रैगन स्पेल को छोड़कर। और ये टेक्निक एक माउंटेन के ऊपर एक होली ट्री के अंदर क्रिएट हुआ था जिस ट्री ने हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था और उस ट्री में एक फ्रूट हुआ था। इस फ्रूट को होने में 36,000 ईयर्स का समय लगा था और इस फ्रूट की जो स्मेल है वो दूर दूर तक छा जाता था और वो फ्रूट जैसे पेड़ से अलग हुआ तो तभी वो फ्रूट हवा में ही एंशियंट र्यून्स में बदल गया और इसी से डिवाइन ड्रैगन स्पेल क्रिएट हुआ। और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसमें कि कई सारे सीढ़ियाँ थी और बीच बीच में कुछ बैरियर्स गेट भी लगा हुआ था। और फिर हमें सबसे नीचे यानी कि इन सभी सीढ़ियों के नीचे लुओली को दिखाया जाता है क्योंकि कहता है सही में ये टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है यानी कि ये लुओली की बॉडी के अंदर ही था और वो उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है जो कि बॉडी कल्टीवेशन की फर्स्ट लेवल था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें लुओली को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन स्टेज में बैठा हुआ था, उसके पास वो सभी भी था। और फिर से हमें लुओली को उसकी वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है यानी कि उसकी बॉडी के अंदर वो बॉडी कल्टीवेशन लेवल की सेकंड लेवल को भी पार कर चुका था और बड़ी ही तेजी से लेवल 3 की ओर आगे बढ़ रहा था। और फिर हम रियल वर्ल्ड के अंदर लुओली को देखते हैं जो कि सेकंड लेवल को पार करने की वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगा था। तो इसे देखते वो दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि इस डिवाइन ड्रैगन स्पेल को कल्टीवेट करना इतना भी ज्यादा आसान काम नहीं था। और फिर बिंगिंग कहने लगते है ऐसा भी माना जाता है कि 2 पर्सन ऐसा भी थे जिन्होंने बॉडी कल्टीवेशन स्टेज में यानी कि इसकी पहली लेवल में एंटर किए थे। तो होंग्यान लुओली को देखते हुए कहता है लुओली अगर इस डिवाइन ड्रैगन स्पेल को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लेता है तो बाइशुई एम्पायर। तो जैसा कि लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओली डिवाइन ड्रैगन स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा था और वो बड़ी ही तेजी से फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की गेट को पार कर चुका था। तो इसे देखते ही बिंगिंग और होंग्यान उसके बारे में बात करने लगती है और होंग्यान कहती है अगर ये इस टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लेता है तो इसकी वजह से हमारे बेशुई किंगडम की प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो सकती है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली को
देखते जो कि 3rd लेवल को भी पार कर चुका था और वो बड़ी ही तेजी से 4th लेवल की ओर आगे बढ़ रहा था। पर जैसे वो 4th लेवल के गेट के पास आता है तो उस गेट की बैरियर को सरपास नहीं कर पाता और वो गेट लोली को पीछे कर देता है और उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगा था। और फिर हम लोग रियल वर्ल्ड में लोली को देखते हैं। लोली की इस हालत को देखकर बिंगिंग और होंगियन इसके लिए टेंशन करने लगी थी और वो यानी कि होंगियन बिंगिंग से लोली की हेल्प करने के लिए कहती है। तो ये सुनती बिंगिंग भी अपनी आइस पावर से लोली को ठीक करने लगते है क्योंकि लोली की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा हीट पैदा कर रहा था। इसकी वजह से लोली की जो कपड़ा था वो भी जल गया था। तो इसे देखते ही बिंगिंग कहने लगते है इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी हो काफी जबरदस्त है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। और फिर थोड़ी देर में लोली की बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होता है और वो तुरंत ही होश में आते हुए कहने लगता है बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं 4th स्टेज तक पहुंच नहीं पाया। तो ये सुनते ही बिंगिंग कहने लगते इतने में ही खुश रहो, तुम्हें इतना लालची होने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सिटी के अंदर उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे लोली गाड़ी के अंदर से देखने लगता है। तो इसे देखते बिंगिंग कहती है लॉर्ड नालिनी की मैंशन ठीक सामने ही है और तुम और बिंगिंग एक साथ वहीं पे बड़े हुए हो और तुम्हें बहुत ही कम ही मैंशन से बाहर जाने की मौका मिलता है। और फिर वो लोग थोड़ी देर में लॉर्ड नालिनी की मैंशन के पास पहुंच गए थे जहाँ पे गार्ड्स उनकी वेलकम के लिए पहले ही खड़ा था। तो जैसे ही लोली उस मैंशन को देखता है तो वो कहता है क्या मैं यहीं पे रहता हूँ। और फिर वो गार्ड्स होंगियन से कहता है लॉर्ड जुआनलोंग आपसे मिलना चाहता है। तो ये सुनते होंगियन कहती है 1 घंटे बाद उसे मेन हॉल में मुझसे मिलने के लिए कहो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, में मेन हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे बेशुई सज धस कर मेन हॉल में पहुँच गए थे। शायद से यही बेशुई एम्पायर का किंग थे जहाँ पे जुआनलोंग भी पहुँच गया था। तो इसे देखते लॉर्ड होंगियन कहने लगती है मुझे पता चला कि आप कुछ दिनों से मुझे ढूंढ रहे थे, इसकी वजह क्या है आप मुझसे बता सकते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, दरअसल मुझे एक जरूरी चीज के लिए आपसे बात करना था। तो ये सुनते होंगियन कहते तुम्हें घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या बोलना चाहते हो वो क्लियरली बोल सकते हो। और फिर हम बिंगिंग और लोली को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। और फिर जुआनलोंग कहने लगता है दरअसल मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं यानी कि मुझे लगता है कि उस चीज के लिए मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं आप क्लैन एल्डर काउंसिल की पोजीशन में नहीं रहना चाहता। तो किंग प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सभी चीजें देखते हैं लोली बिंगिंग से कहने लगता है ये पर्सन कौन है, मुझे ये पर्सन जरा से भी ठीक नहीं लगता क्योंकि ये शायद से यानी कि इसके कोई सीक्रेट प्लान हो सकता है, इस वजह से वो अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहता है। तो ये सुनती बिंगिंग कहने लगती है बेशुई एम्पायर के अंदर तो ऐसे भी लीडर्स मौजूद है जिन दोनों को एम्पायर की लिस्ट में गिना नहीं जाता यानी कि वो नॉन एम्पीरियल है। इनमें से एक है तुम्हारी फादर लॉर्ड नानली और दूसरा वो। और फिर हम होंगियन को देखते हैं जो कि कहते हैं लॉर्ड जुआनलोंग आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और शायद से मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में गलत था। तो ये सुनते जुआनलोंग कहने लगता है मैं बेशुई किंगडम के अंदर नॉन इम्पीरियल लॉर्ड्स में से एक हूँ, तो किंग की हेल्प करना और उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करना ये मेरी ड्यूटी है। पर लॉर्ड नानली की मेंशन में ही देख लो जो कि इस पोजीशन के लिए अपनी लाइफ को बेकार में ही बर्बाद कर रहा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि लॉर्ड नानली की जो टाइटल है उसे लोली को इनहेरिट करने देना ही नहीं चाहिए। इस पोजीशन के लिए हमें और एक नई सक्सेसर ढूंढना चाहिए। तो ये सुनते ही लोली कहने लगते ओ मुझे इस पोजीशन से हटाना चाहता है। और फिर होंगियन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लॉर्ड नानली की ये पोजीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है। लॉर्ड नानली ने मेरी एक बार जान बचाया था, अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ तो बेशुई एम्पायर के लोग हमेशा ही मुझे ये बोलकर ब्लेम करेंगे कि बेशुई किंगडम की जो वफादार पर्सन है उनकी फैमिली को किंग ने नुकसान पहुंचाया। तो ये सुनते जुआनलोंग फिर भी नहीं मानता और लोली के बारे में बुरा वाला कहने लगता है। इससे होंगियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। तो ये देखते वही पे लोली भी पहुंच जाता है और वो जुआनलोंग से कहने लगता है अच्छा हुआ कि मैं अब यहाँ पे आ गया, वरना नहीं तो मेरी पीठ पीछे मुझे किसी ने छोरा घोप दिया होता और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये सुनते जुआनलोंग तो बस वहाँ पे कुछ देर गुस्से में खड़ा रहता है और फिर वो कहने लगता है इस बारे में क्या ख्याल है क्योंकि ओवरलॉर्ड कंपटीशन
कंपटीशन 2 हफ्ते बाद होने वाला है। अगर लुओली इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन की 3 लेवल को पार कर लेता है तो उसे इनहेरिटेंस में लॉर्ड नानली की जो पोजीशन है यानी कि टाइटल को उसे दे दिया जाएगा। तो ये सुनते होंगियान कहते हैं अगर वो इसमें हार जाता है तो उसे ये पोजीशन नहीं मिलेगा और वो एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा। पर इससे आपको क्या होगा? तो ये सुनते जॉन लैंग हंसते हुए कहने लगता है आप बड़ी समझदार हो। अगर लुओली इसमें जीत जाता है तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते होंगियान कहते हैं आपको और कुछ कहने के लिए है? तो जुआन लोंग कहता है नहीं और वो से चला जाता है। और फिर होंगियान उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों जो 2 हफ्ते बाद ओवरलॉर्ड कंपटीशन होने वाला है इसकी वजह से इसको लेकर क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? तो ये सुनते ही बिंगिंग कहती है मैं इसे जिताने के लिए हर हाल में कोशिश करूंगी। तो लुओली भी कहता है होंगियान तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भी उसे दिखा दूंगा कि कभी भी किसी यंग पर्सन को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे सीन शिल्प तरह में जुआन लोंग और उसकी बेटे जान युआन को दिखाया जाता है। फिलहाल के लिए हम इसे युआन ही बुलाएंगे। युआन अपनी फादर से उनके आने वाले नए टाइटल के लिए बधाई देता है और इसी के साथ एपिसोड ए पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड पे जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो इस सीरीज की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जुआन लोंग नानली की पोजीशन के लिए होंगियान से बहस करने लगा था क्योंकि वो लुओली को नानली की पोजीशन से हटाना चाहता था। इस वजह से वो ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में बात करने लगता है। लुओली अगर ओवरलॉर्ड कंपटीशन में हार जाता है तो उसे नानली की टाइटल छोड़ना होगा। अगर लुओली इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन को जीत जाता है तो जुआन लोंग अपनी पोजीशन छोड़ देगा और उन सभी के बीच ये डील पक्का हो जाता है और वो से सीधा ही अपनी बेटे युआन से मिलने के लिए आ जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग युआन और जुआन लोंग को देखते हैं। युआन जुआन लोंग से कहता है फादर आपके आने वाले नए टाइटल के लिए आपको बधाई, और अपनी फादर से लुओली और ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में पूछने लगता है। तो ये सुनते ही जुआन लोंग कहने लगता है मैं नानली की पोजीशन के लिए होंगियान के साथ क्लैन एल्डर हेड काउंसिल को इस्तेमाल करना चाहता था, पर उसने तो मेरी काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। मुझे लगता है कि हमारी जो क्वीन है वो कुछ ज्यादा ही लापरवाही है। फ्यूचर में उसके इस फैसले से उसे पछताना पड़ेगा। तो ये सुनते युआन कहता है मुझे लगता है कि होंगियान बस ये सभी ड्रामा कर रहा है क्योंकि सबको पता है कि लुओली जो है वो मार्शल आर्ट टेक्निक को यानी कि मार्शल आर्ट को कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता, इसलिए उसे ओवरलॉर्ड टाइटल को जीतने की बात तो दूर ही है, वो एंट्रेंस गेट तक जाए वही बहुत है। जबकि होंगियान ये जानता है कि लुओली ओवरलॉर्ड कंपटीशन को कभी जीत ही नहीं सकता, पर उसने ऐसा क्यों किया? अगर वो डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट को मान लेता तो उसके ऊपर यानी कि उसकी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ सकता था। इस वजह से उसने शायद से ऐसा नहीं किया। जुआन लोंग कहता है चाहे कुछ भी हो कोई इन सभी चीजों को इतना ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, आप पूरी तरीके से तैयार रहना। तो ये सुनते ही युआन भी उसकी फादर से कहता है हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लुओली और बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग लुओली को ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में बता रही थी। ये जो ओवरलॉर्ड कंपटीशन है ये बेशुई किंगडम के लॉर्ड की विरासत है, क्योंकि वो जो पर्सन थे उन्होंने इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन में 800 किंगडम्स में से बेशुई किंगडम को टॉप 10 में पहुंचा दिया था। पर सबसे दुख की बात तो ये है कि इस कंपटीशन के बाद उस पर्सन की यानी कि उस यंग मैन की इस कंपटीशन के बाद काफी सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई। इसकी वजह से तब कोई नया सक्सेसर चुना नहीं गया था। इस वजह से शायद से उन्होंने इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन को बनाया था और जो भी इसके 3 लेवल को पार कर लेता है वही सक्सेसर की पोजीशन को इनहेरिट करता है। तो ये सुनते बिंगिंग कहती है हाँ सिर्फ 3 लेवल्स को पार करने के बाद ही सक्सेसर बन जाता है, पर ऐसा भी और एक लेवल मौजूद है। 200 इयर्स के अंदर अंदर कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं आया जो कि छुपे हुए 4th लेवल को इनहेरिट कर पाए यानी कि 4th लेवल की सक्सेसर बन पाए। पर प्रेजेंट में एक ऐसा भी यंग पर्सन है जो कि इस मुकाम को हासिल करने की हिम्मत रखता है, वो है जुआन लोंग की बेटे युआन। वो पूरी बेशुई किंगडम की टॉप फाइटर्स में से एक है, इस वजह से वो शायद से इस पोजीशन के सक्सेसर बन सकता है। ये सुनते लुओली कहता है तुम इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन के रिजल्ट आने से पहले विनर कौन है कैसे बता सकते हो? लुओली की इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की एटीट्यूड को देखकर बिंगिंग कहती है अरे भाई लुओली तुम तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले कभी इस तरह से बात नहीं किया करते थे। तो ये सुनते लुओली कहते अरे यार छोड़ो भी ना तुम बिंगिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी प्रेजेंट पावर के साथ ओवरलॉर्ड कंपटीशन के 4th लेवल को चुनौती दे सकता हूँ? क्या मैं इसे आसानी से जीत सकता हूँ? तो ये सुनती बिंगिंग कहती है मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो, क्योंकि ओवरलॉर्ड कंपटीशन के 4थे
स्तर को चुनौती देने के लिए बॉडी कल्टीवेशन लेवल की 6th लेवल पर होना जरूरी है। पर अगर तुम्हारी बात किया जाए तो तुम बॉडी कल्टीवेशन लेवल की 4th लेवल पर हो और तुम्हारे पास डिवाइन ड्रैगन स्पेल भी है, तो शायद से बात बन सकती है। तो ये सुनते लुओली कहते तो अगर ऐसा है तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना चाहिए, चलो इसके लिए तैयारी करते। तो ये सुनते बिंगिंग अपने किसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहते चलो स्टार्ट किया जाए। मेरे हाथों में जो ये आर्टिफैक्ट है ये ड्रैगन आर्ब है, जिसे कि मैंने कई सालों से संभाल के रखा है और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में और तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने में काफी हेल्प मिल सकता है। तो चलो इसे स्टार्ट किया जाए। तो इसे देखते लुओली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो इसे जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो ये सुनते बिंगिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन आर्ब को एक्टिवेट करने लगती है, जहाँ पे जैसे वो एक्टिवेट होती है वो लुओली की सिर के ऊपर आ जाता है और लुओली को अपने अंदर खींचने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में लुओली उस ड्रैगन आर्ब के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। और फिर हम लुओली को उस ड्रैगन आर्ब की ओल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो जैसे टेलीपोर्ट होके पहुँचता है उसके ऊपर एक बेल टेजर सीधा ही उसे ट्रैप कर लेता है। लुओली जैसे उस बेल के आसपास देखता है उस बेल के आसपास कुछ लिखा हुआ था और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे एक ग्रीन कलर की फॉग छाने लगा था। ये देखते लुओली इसके बारे में पूछता है। बाहर से बिंगिंग जवाब देते हुए कहती है ये सभी चीजें तुम्हारी इनर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती है। लुओली मैं बाहर से तुम्हारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करूंगी, तुम अपनी पूरी कोशिश करना। और फिर हम उस बेल के अंदर एक फ्लेम पाइथन को अपेयर होता हुआ देखते हैं, जो कि सीधा ही लुओली के ऊपर हमला कर देता है। लुओली भी इससे बचने की कोशिश करता है। पहले अटैक को तो लुओली डॉज कर लेता है, पर सेकंड टाइम वो पाइथन उसे यानी कि उसके ऊपर एक जोरदार अटैक दे मारता है, जिससे हिट होकर सीधा ही उस बेल से जाकर टकराता है। लुओली इन सभी चीजों को फील करते हुए कहता है ये ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मेटल एट्रीब्यूट के लिए ये बेल, वुड एट्रीब्यूट के लिए ये पॉइजनस फॉग और फायर एट्रीब्यूट के लिए ये फायर पाइथन। और फिर उससे वहाँ पे पानी की लहरों की साउंड सुनाई देने लगता है, जो कि वाटर एट्रीब्यूट था। और फिर हम देखते कि वो पाइथन फिर से लुओली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लुओली की जो लेफ्ट हैंड था उसमें कोई सील एक्टिवेट होने लगा था। इसे देखते ही लुओली भी समझ चुका था कि ये क्या है और उस सील की एनर्जी से उस पाइथन के ऊपर हमला करता है। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि लुओली की एनर्जी उस पाइथन की बॉडी में एंटर करने की वजह से उस पाइथन की बॉडी में कई सारे ब्लास्ट होता है और वो पाइथन लुओली से वही पे हार जाता है। और फिर हम लोग ड्रैगन आर्ब की बाहर देखते हैं, जहाँ पे लुओली की उस पाइथन को हराने की वजह से ड्रैगन आर्ब के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा था। तो इसे देखते बिंगिंग को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो इसके बारे में लुओली से पूछती है, पर लुओली अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। तो ये देखते वो अपनी पावर से उस ड्रैगन आर्ब को फिर से सही सलामत नॉर्मल करने की कोशिश करता है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होकर हमें एक मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि कई सारे गार्ड के साथ एक हॉल के अंदर की ओर जा रहा था और ये पर्सन लॉर्ड नानली की मेंशन से था। फिर वो पर्सन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हमें हॉल के अंदर स्कारलेट ड्रैगन चैम्बर का यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लुओ चिगजिंग था। फिलहाल के लिए हम इसे लुओ जिनकिंग बुलाएंगे। और फिर हम लॉर्ड नानली की मेंशन की उस पर्सन को देखते हैं, जिसका नाम वो तेले था। वो लुओ जिंग से कहता है मैं लॉर्ड नानली की मेंशन से हूँ और मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज को लेकर आया हूँ। जहाँ पे लुओ जिंग फिर से पूछता है आप कहाँ से हो। और फिर अगले ही सीन में हमें बिंगिंग को दिखाया जाता है, जो कि उस ड्रैगन आर्ब को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर लुओली थोड़ी देर में सही सलामत उस ड्रैगन आर्ब के अंदर से बाहर आ जाता है। तो ये देखती बिंगिंग भी वो ड्रैगन आर्ब फिर से अपने पास रख लेती है, जहाँ पे वो ड्रैगन आर्ब भी पूरी तरीके से सही सलामत थी। और फिर बिंगिंग कहने लगती है कोई भी अगर ट्रेनिंग करने के लिए ड्रैगन आर्ब के अंदर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए एक डिवाइन मास्टर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, पर तुम इसके अंदर से बिना हेल्प के कैसे निकल आए। तो ये सुनते लुओली साफ साफ बोल देता है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड है वो किसी भी डिवाइन मास्टर के हमले को आसानी से रोक सकता है। ये सुनते ही बिंगिंग वहाँ से उठते हुए कहता है बिना देखे इसे बताया नहीं जा सकता। लुओली कहता है तो हो जाए दो हाथ। पर बिंगिंग अपनी एक टेक्निक से लुओली के ऊपर हमला कर देती है, पर लुओली अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को रोकते हुए उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। तो ये देखते बिंगिंग कई सारे फायरबॉल से फिर से लुओली के ऊपर हमला करती है, पर लुओली ने तो इस बार भी बड़ी ही आसानी से उसके हमलों को रोक लिया था। तो ये देखते बिंगिंग तो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और वो हवा में आते हुए अपने किसी लोटा शॉट
शॉट टेक्निक से लुओली के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि कई सारे स्पिरिचुअल शॉट लुओली के ऊपर हमला कर रही थी। लुओली बेहोश से भागते हुए बड़ा ही आसानी से उस स्पिरिचुअल शॉट्स को डॉज करते हुए कहने लगता है, ये छोटी मोटी टेक्निक तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सुनते ही बिंगी अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए एक बड़ा स्पिरिचुअल शॉट से लुओली के ऊपर हमला कर देता है। लुओली भी अपनी लेफ्ट हैंड में एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपनी पंच से उस शॉट को रोकने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में उस शॉट के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आने लगता है और थोड़ी देर में बिंगिंग की अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी एनर्जी से बिंगिंग काफी ज्यादा पीछे चली जाती है, जहाँ पे नीचे आने के बाद बिंगिंग को तो यकीन ही नहीं हो रही थी कि लुओली उसकी इतना पावरफुल अटैक को इतना आसानी से रोक लिया। वो लुओली की लेफ्ट हैंड की ओर देखने लगती है, जहाँ पे लुओली ने भी अपनी लेफ्ट हैंड को छुपा लिया था। बिंगिंग कहती है, अगर तुम इसे मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है। और बिंगिंग की ये कहती ये एपिसोड ए पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली उस ड्रैगन आर्ट के अंदर से सही सलामत बाहर आ गया था, पर इसे देखते ही बिंगिंग को तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था और उसके साथ वो फाइट करने लगता है, जहाँ पे इस फाइट में भी लुओली ने बिंगिंग को बड़ी आसानी से हरा दिया था। ये देखते ही बिंगिंग को तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रही थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली और होंगियान को एक तालाब के सामने देखते हैं, जहाँ पे होंगियान लुओली से पूछते हैं, लुओली होंगियान की वजह से तुम ओवरलॉर्ड कंपटीशन की मसले में पड़ चुके हो, क्या तुम उसके लिए उसके ऊपर गुस्सा हो? तो ये सुनते लुओली कहता है नहीं, क्योंकि उसने किसी जरूरी वजह के कारण ही ये फैसला लिया है। बिंगिंग कहती है, होंगियान जब क्वीन की पोजीशन में बैठी थी उसके बारे में बहुत ही बुरा वाला कही गई थी। ज्यादातर लॉर्ड जुआनलोंग ही उसके बारे में ऐसा बोलता था, फिर भी वो उसे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि लॉर्ड जुआनलोंग के पास पावर था। होंगियान को तो उसके साथ साथ लॉर्ड नानली की भी पोजीशन को सेव करना था, इस वजह से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तो हर दम उसके साथ रहती थी। पर मुझे दुख इस बात के लिए होती है क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मैं उसकी बुरी सिचुएशन में भी साथ नहीं दे पाई। लुओली कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत करो क्योंकि तुम पूरी बेशुई किंगडम की टॉप डिवाइन मास्टर में से एक हो। तो ये सुनते बिंगिंग कहती है, मुझे जो ये पोजीशन है ये होंगियान की वजह से ही मिली, इस वजह से मुझे होंगियान के लिए किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। तो ये सुनते लुओली भी फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, हाँ मैं होंगियान के लिए इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन को किसी भी हालत में जीतूंगा। और फिर हमें ओवरलॉर्ड कंपटीशन की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे होंगियान के साथ साथ लुओली और बिंगिंग भी पहुँच गई थी। तो होंगियान को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग था वो होंगियान के सामने झुक जाता है, जहाँ पे थोड़ी देर में लॉर्ड जुआनलोंग भी पहुँच जाता है और फिर होंगियान कहने लगता है, मार्शल आर्ट बेशुई किंगडम की फाउंडेशन है, पर लॉर्ड नानली ने हमेशा ही बेशुई एम्पायर के लिए फाइट किया है और उनकी जो बेटा है वो काफी छोटी होने की वजह से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए वो काफी कमजोर है। पर लॉर्ड जुआनलोंग ने लुओली को इस पोजीशन से हमेशा ही हटाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया, पर मैंने ऐसा नहीं किया और आज ओवरलॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, इस वजह से लुओली अगर इसके 3 लेवल को पार कर लेता है तो उसे इस लॉर्ड नानली की टाइटल को दे दिया जाएगा। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहने लगता है, ओवरलॉर्ड कंपटीशन को बस लुओली ही नहीं दे सकता, कोई और भी है जो इसे दे सकता है। और वहाँ पे लुओ जिंग को बुलाता है। तो इसे देखते ही लुओली इसके बारे में बिंगिंग से पूछता है। तो बिंगिंग कहती है, ये लुओ जिन है और ये स्कारलेट ड्रैगन चैम्बर का यंग मास्टर है। तो ये देखते होंगियान गुस्सा होते हैं लॉर्ड जुआनलोंग से पूछते हैं, लॉर्ड जुआनलोंग ये सब क्या है? ये तो इंपीरियल फैमिली का भी कोई मेंबर नहीं है, तो वो ओवरलॉर्ड कंपटीशन को कैसे दे सकता है? तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहने लगता है, लॉर्ड नानली ने मरने से पहले अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताते हुए एक लेटर छोड़ा था, तो वो उस लेटर को लाने के लिए कहता है। तो वही लॉर्ड नानली की मेंशन की वो मेंबर यानी कि वुतेले उस लेटर को लेके आता है। ये देखते होंगियान कहती है, वुतेले तुम मत भूलो कि तुम लॉर्ड नानली की मेंशन की एक मेंबर हो। तो ये सुनते वुतेले भी कहता है, हाँ मैं इसे भूलने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकता। लुओली लॉर्ड जुआनलोंग से कहने लगता है, एक नाजायज बेटा सगे बेटे के साथ लॉर्ड नानली की पोजीशन के लिए फाइट करेगा। लॉर्ड जुआनलोंग क्या आपको ये सही लगता है? तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहता है, मुझे लुओ जिंग को जस्टिस दिलाना होगा, इस वजह से लुओली और लुओ जिंग एक साथ ओवरलॉर्ड कंपटीशन देगा और इसमें से जो भी विनर होगा वही लॉर्ड नानली की टाइटल को लेगा। तो इससे क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो ये सुनते लुओली भी कहता है, मेरे पास और रास्ता ही कहाँ है? ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग हंसते हुए कहता है, तो ओवरलॉर्ड कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। और फिर लुओ जिंग लुओली के पास आ जाता
जाता है। दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हुए एक टर्की वाली स्माइल देता है और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है। हमें लुओ जिंग और वू तेलई को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ जिंग वू तेलई से पूछता है फिर से कहो कि तुम कहाँ से हो। तो ये सुनते वू तेलई कहता है मैं लॉर्ड नानली के मेंशन से हूँ। ये सुनते लुओ जिंग तो एकदम से गुस्सा हो गया था और वो वू तेलई से कहता है स्कारलेट ड्रैगन चैम्बर के अंदर लॉर्ड नानली की मेंशन की किसी भी मेंबर को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनते वू तेलई कहने लगते एक मिनट प्लीज मेरी बातों को आप सुन लीजिए, क्योंकि वैश्विक किंगडम की दो नॉन इम्पीरियल फैमिली में से एक इम्पीरियल फैमिली की जो लीडरशिप है वो प्रेजेंट लीडर के हाथों से छूटने वाला है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। तो ये सुनते ही लुओ जिंग भी रुक गया था। वो कहता है लॉर्ड नानली ने मुझे 10 सालों से भी ज्यादा टाइम तक मुझे नजरअंदाज किया, आखिरकार मरने की बात उसे मेरी याद आ ही गई। उस बुड्ढे को तो बस इस बात के लिए डर था कि मैं लॉर्ड नानली बन गया तो मैं उसकी फैमिली के हर एक मेंबर को मार दूंगा, और हाँ मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनते वू तेलई कहने लगता है अगर आप इस कंपटीशन से पीछे हटते तो ये पोजीशन लुओ ली को मिल सकता है। तो ये सुनते ही लुओ जिंग तो एकदम से एक्शन में आते हुए कहने लगता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरे एक भाई भी है, अब लगता है मुझे इस कंपटीशन में कूदना ही पड़ेगा। वू तेलई कहता है लॉर्ड जुआनलोंग की मिशन के मुताबिक 2 वीक के अंदर ओवरलॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, अगर आप इस ट्रायल को जीत लेते हैं तो ये सुनते ही लुओ जिंग गुस्सा होते हुए कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि लुओ ली बेघर होने के दर्द को महसूस करे। और फिर वहीं पे लुओ जिंग की मदर आ जाती है। उन्हें देखते लुओ जिंग उनके सामने झुकते हुए कहता है मदर आप काफी टाइम से इतना सब कुछ सहते आए हो, आखिरकार अब टाइम आ ही गया, मैं वैश्विक किंगडम में वापस जाना चाहता हूँ और ओवरलॉर्ड ट्रायल को देना चाहता हूँ। तो ये सुनते लुओ जिंग की मदर ली कहती है तो फिर ठीक है तुम आगे बढ़ो, जिसमें तुम्हारा हक है तुम्हें उसे हासिल करना ही चाहिए। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है। ओवरलॉर्ड कंपटीशन में लुओ जिंग और लुओ ली को दिखाया जाता है, जो कि इस कंपटीशन के लिए पूरी तरीके से रेडी था। और फिर कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही इसमें तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उन लोगों की सामना करने के लिए वहीं पे बहुत सारे खतरनाक भेड़िया मौजूद था और वो भेड़िया उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे लुओ ली तो बड़ी आसानी से उन भेड़ियों की सामना कर पा रहा था। इसे देखते लॉर्ड जुआनलोंग तो एकदम से शॉकी हो गया था। ये देखते वो भी समझ चुका था कि लुओ ली सीक्रेटली ट्रेनिंग करता है। जहाँ पे हम लोग लुओ जिंग को भी देखते हैं, जो कि वो भी काफी अमेजिंग तरीके से उन वुल्फ का सामना कर रहा था। पर लुओ जिंग की कंपैरिजन में लुओ ली की और उससे दुगना भेड़िया मौजूद था, फिर भी लुओ ली उन लोगों की सामना बड़ी आसानी से कर रहा था। इसे देखते ही इसकी शिकायत होंगियन लॉर्ड जुआनलोंग से करने लगती है, पर लॉर्ड जुआनलोंग कहता है लुओ ली को अपनी फादर से जो भी चीजें मिला वो सभी चीजें लुओ जिंग को नहीं मिला, इस वजह से मैंने ऐसा किया और मैं तो लुओ ली की असली ताकत देखना चाहता हूँ। होंगियन को इतना टेंशन में देखकर बिंगिंग कहती है तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, लुओ ली सब कुछ संभाल लेगा। और फिर युआन उसके फादर से कहता है यानी कि लॉर्ड जुआनलोंग से अगर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भले ही लुओ ली इन गोल्डन वुल्फ का सामना करते हुए आगे बढ़ पाए और वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर हम लुओ ली को देखते हैं, जो कि उन गोल्डन वुल्फ का सामना कर रहा था, पर जैसे वो उन गोल्डन वुल्फ के पंजे की सामना करता है उसके हाथों में किसी टाइप की पॉइजन लग गया था, क्योंकि उन वुल्फ की जो पंजा था उनमें पॉइजन लगा हुआ था। ये देखकर होंगियन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो उन गोल्डन वुल्फ का सामना करते हुए लुओ ली कहने लगता है अगर मैं ड्रैगन आर्प के अंदर ट्रेनिंग ना किया होता तो मैं इन पॉइजन से अफेक्ट हो गया होता। और फिर इस गेट के एंड में यानी कि इस लेवल के एंड में लुओ ली के सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वुल्फ था। उस वुल्फ की बॉडी से डार्क रेड कलर की ऑरा निकल रहा था। तो ये देखते लुओ ली भी उस वुल्फ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो वुल्फ भी काफी ज्यादा गुस्से में लुओ ली के ऊपर हमला करता है, पर लुओ ली उसके सामने से हट गया था और अपने पैर से उसके सिर के ऊपर हमला करता है, पर इससे उस वुल्फ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो लुओ ली को पीछे करते हुए अपने मुंह से लुओ ली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लुओ ली उसके अटैक को डॉज कर रहा था और वो उसके पास जाकर उसकी थोबड़े पे एक पंच मार देता है और उसे हवा में ले आता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वुल्फ के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वुल्फ वहीं पे हार गया था और वो सीधा ही इस गेट को पार करते हुए सेकंड गेट तक पहुंच जाता है, जहाँ पे ये देखते होंगियन और बिंगिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर हम लुओ ली के सामने कई सारे चेन्स को देखते हैं, उन चेन्स में बहुत सारे शॉर्ट्स लगा हुआ था और फिर हम लुओ ली की दो तरफ दो गेट्स को ओपन होते हुए देखते हैं। उस दोनों गेट से कोई चीज निकलते हुए लुओ ली की ओर आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ ली रेड डीमन वुल्फ को हराते हुए ओवरलॉर्ड ट्रायल के फर्स्ट ट्रायल को पार कर लेता है और तुरंत
तुरंत ही सेकंड ट्रायल की ओर जाने लगता है। ये देखकर तो होंगियान और बिंगिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जुआनलोंग को देखते हैं। लुओली की इस कामयाबी की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर हम लुओली को देखते हैं जहाँ पे उसकी सेकंड ट्रायल भी शुरू हो गया था। उसकी दोनों ही तरफ से दो स्टोन पिलर्स उसकी ओर आने लगता है। तो ये देखते लुओली भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर से उन स्टोन पिलर को रोकने लगता है। पर थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि दो तरफ से और दो पिलर्स उसकी ओर आने लगता है। इसे देखते होंगियान तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे क्योंकि लॉर्ड जुआनलोंग ने ट्रायल की हर एक चीज को बदल दिया था। तो ये देखते लॉर्ड जुआनलोंग कहने लगता है अगर लुओली को ओवरलॉर्ड ट्रायल की सक्सेसर बनना है तो उसे साबित करना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है और इसके लायक है। और फिर हम लुओली को देखते हैं जो कि उन पिलर्स की प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कुचला जाने लगता है और दो पिलर्स की आने की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर था और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो वो पूरी ताकत लगाकर पहले तो उन पिलर्स को दूर करता है पर फिर भी वो पिलर्स उसकी ओर आए जा रहा था। तो ये देखते वो अपनी ओवरलॉर्ड फिस्ट नाम की एक टेक्निक को यूज करते हुए उन पिलर्स को अपने पास से दूर करता है। फिर भी वो पिलर्स उसकी ओर आए जा रहा था। तो ये देखते वो तुरंत ही उन पिलर्स के ऊपर आ जाता है पर ऊपर भी खतरा था क्योंकि ऊपर जेंस के साथ कई सारे शॉट लटक रहा था। उन शॉट से बचते हुए लुओली आगे की ओर जाने लगता है। आगे की ओर जाते हुए वो सोचता है लगता है होंगियान को इन सभी चीजों के बारे में पता था, इस वजह से उसने मुझे ओवरलॉर्ड फिस्ट को सिखा दिया। ये कहते वो अमेजिंग तरीके से उन शॉट्स की सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये देखते होंगियान और बिंगिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और होंगियान कहने लगती है उस टाइम लुओली सही कहा था क्योंकि किसी भी यंग पर्सन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और फिर हम लुओली को देखते हैं जो कि इस लेवल को भी पार कर लिया था और वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। लुओली इस स्टाइल के अंदर एंटर करते ही कहता है सही में ओवरलॉर्ड ट्रायल तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लुओली के सामने एक ऑटोमेटन को दिखाया जाता है। इसे देखते लुओली कहता है ब्लू सिल्वर ऑटोमेटन, इसके बारे में तो मुझे बिंगिंग ने बताया था पर लुओली को यहाँ पे कुछ अलग लगता है क्योंकि ये ऑटोमेटन तो गोल्डन कलर में था। उसकी ऐसा सोचते ही वो ऑटोमेटन एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी शॉट से लुओली के ऊपर हमला करता है। लुओली पीछे हटते तुरंत इस हमले को डॉच कर लिया। फिर हम लोग लुओली के सामने दो साइड से दो गेट को ओपन होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर से दो गोल्डन ऑटोमेटन बाहर आता है। ये देखते लुओली भी तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और फिर तीनों ऑटोमेटन लुओली के ऊपर एक साथ हमला करता है। लुओली भी उनके अटैक को रोकने लगता है। रोकते हुए उसे समझ में आ गया था कि ये ऑटोमेटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे देखकर तो होंगियान भी लॉर्ड जुआनलोंग के ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि लॉर्ड जुआनलोंग ने लुओली के सामने ब्लू सिल्वर ऑटोमेटन की जगह ब्लैक गोल्ड ऑटोमेटन रख दिया था। होंगियान को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखकर युआन कहता है लुओली के पास लॉर्ड नानले की नॉलेज मौजूद है पर लुओजिंग के पास ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। इस वजह से लुओली की जो ओवरलॉर्ड ट्रायल है फादर ने और भी ज्यादा कठिनाई कर दिया है। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग भी कहते हैं हाँ मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। इससे तो होंगियान भी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो उसे शांत करते हुए बिंगिंग कहती है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुओली ने कल रात को ही डिवाइन ड्रैगन स्पेल की बॉडी कल्टीवेशन स्टेज की 4th लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनते होंगियान भी थोड़ा शांत होता है और फिर हम लुओली को फिर से देखते हैं जो कि उन ऑटोमेटन से फाइट कर रहा था। वो फाइट करते हुए ऑटोमेटन की अटैक से ज्यादातर बच रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटन स्ट्रॉन्ग आयरन से बना हुआ था और लुओली की अटैक से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। एक अटैक से तो लुओली की जान ही जाने वाला था। वो जैसे से उस अटैक से बचता है और फिर वो ऑटोमेटन लुओली के पीछे फिर से लग जाता है। तो ये देखते लुओली उसकी अटैक से बचते हुए कहने लगता है यानी कि वहाँ से भागते हुए कहने लगता है मेरी अटैक से इन लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा और मैं इन्हें खत्म भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस सेकंड ट्रायल में ही मारा जाऊंगा। और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है अगर वो उन ऑटोमेटन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो वो उन ऑटोमेटन्स को आपस में ही भिड़ा के डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो उन सभी ऑटोमेटन्स को अपने पीछे भगाने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो उन ऑटोमेटन्स की एकदम बीच में आ जाता है जहाँ पे वो ऑटोमेटन्स भी एक साथ लुओली के ऊपर हमला करने लगता है। ये अटैक लुओली को लगने से पहले लुओली वहाँ से हट जाता है और वो सभी ऑटोमेटन एक दूसरे की अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुओली की ये ट्रायल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और वो आगे की ओर जाने लगता है। और फिर हम होंगियान और लॉर्ड जुआनलोंग को देखते हैं। होंगियान
कहती है हमारी अंदर हुई डील में मैं जीत गया। लुओली ने सबसे पहले 3rd लेवल को पार कर लिया। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहते हैं हाँ लुओली ने इस लेवल को पार कर लिया, पर लुओ जिंग भी किसी से कम नहीं है। अगर वो 4th लेवल को पार कर लेता है तो वही होगा इस ओवरलॉर्ड टाइल की सक्सेसर। और फिर हम लुओली को देखते हैं जो कि जैसे 4th लेवल के गेट में एंटर करता है वो फिर से दूसरे गेट से 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक एक करके वहाँ के सभी गेट के अंदर जाने लगता है, पर वो 3rd लेवल पर फिर से पहुंच जाता है। लुओली बहुत समय तक ऐसा करता रहता है। लुओली 4th लेवल की गेट को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो बिंगिंग की बात को याद करने लगता है कि बिंगिंग ने क्या कहा था। 4th टाइल के अंदर लॉन्ग टाइम से किसी ने एंटर नहीं किया, इस वजह से 4th टाइल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और जिन लोगों ने भी इसके अंदर जाने की कोशिश की वो यहाँ पे आके रुक गए। और फिर लुओली को यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि यहाँ पे एक इल्यूजन लगा हुआ है, यानी कि किसी डिवाइन मास्टर की पावरफुल टेक्निक। और वो तुरंत अपने लेफ्ट हैंड की डिवाइन पावर को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ऊपर आकर वहाँ के इल्यूजन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे इल्यूजन डिस्ट्रॉय होती वो कहीं और एक जगह पे पहुँच गया था, यानी कि वो प्लेस पूरी तरीके से बदल चुका था। जहाँ पे 4th लेवल में लुओली के सामने एक स्टोन था। उस स्टोन के अंदर से एक वॉइस लुओली को कहने लगता है तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस लेने के बाद पूरी लाइफ में बेशुई किंगडम की सेवा करना है। तो ये सुनते ही लुओली पीछे हटने लगता है। तो ये देखते वो वॉइस लुओली से कहने लगता है तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम चाहे कोई भी हो और मेरे द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को चोरी करने के लिए क्यों ना आए हो, तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना होगा और बेशुई किंगडम की किंग की सेवा करना होगा। और वो वॉइस लुओली के ऊपर कोई पावर गिराने लगता है। तो ये देखते ही युआन कहता है मैंने सुना है कि 4th ट्रायल में जो डिवाइन मास्टर की टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि हमारी यंग मास्टर लुओली इसमें हार जाएगा। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट तरह में लुओली को दिखाया जाता है जो कि मेंटल रियलम के अंदर इनहेरिटेंस पुल के ऊपर खड़ा था। उसके सामने बेशुई किंगडम की ओवरलॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी था। ओवरलॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी कहने लगता है इस ट्रायल के अंदर बस यंग पर्सन ही आ सकते हैं। और वो फिर से वही रूल्स के बारे में बोलने लगता है। तो ये सुनते ही लुओली गुस्सा होते हुए कहता है मुझे तुम्हारी इनहेरिटेंस नहीं चाहिए और न ही मैं तुम्हारी किसी रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते ओवरलॉर्ड कहने लगता है जिसे भी मेरी इनहेरिटेंस मिला है भले ही वो बेशुई किंगडम की गुलामी ही क्यों ना करे, वो किंग की बात 2nd पोजीशन में आता है। तो ये सुनते लुओली फिर से गुस्सा होते हुए कहता है मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रीडम है। तो ये सुनते ओवरलॉर्ड कहता है कोई भी इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होकर ही फ्रीडम को हासिल कर सकता है और अगर तुम्हें इस इनहेरिटेंस के खिलाफ जाना है तो तुम्हारे पास उतना साहस होना जरूरी है। और अपनी किसी लेजर जैसी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है जिससे लुओली बचने की कोशिश तो करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो एनर्जी लुओली की बॉडी के आर पार होने लगता है और इससे लुओली को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ओवरलॉर्ड कहने लगता है चाहे फोर्सफुली ही सही तुम्हें मेरी मेमोरीज को इनहेरिटेंस में लेना ही होगा। तो ये सुनते लुओली समझ जाता है कि उसकी जितने भी मेमोरीज है यानी कि याद है उसके साथ एक छेड़खानी करने वाला है और वो ओवरलॉर्ड के ऊपर गुस्सा होने लगता है। पर ओवरलॉर्ड फोर्सफुली उसके अंदर अपनी इनहेरिटेंस को डालने लगता है। इसकी वजह से लुओली को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे लुओली अपनी फादर और मदर के नाम लेते हुए ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगता है मैं अपनी घर पहुँचना चाहता हूँ। और फिर हम लुओली की लेफ्ट हैंड में उसकी डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसकी मदद से वो उन लेजर जैसी पावर को डिफीट करने लगता है और थोड़ी देर में वो इस वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। और फिर लुओली ओवरलॉर्ड की बातों को याद करते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता कि ओवरलॉर्ड मुझसे क्या करना चाहता है, भले ही होंगियान के ऊपर मेरी पूरी तरीके से भरोसा हो फिर भी मैं बेशुई किंगडम के अंदर हमेशा नहीं रह सकता। और फिर उसके नजर उस स्पिरिचुअल स्टोन के नीचे रखा ट्रेजर्स के ऊपर पड़ता है तो वो उसके पास आ जाता है। जहाँ पे पहली ट्रेजर ओवरलॉर्ड टोकन था वो उस ओवरलॉर्ड टोकन को रखते हुए दूसरी ट्रेजर को पकड़ता है जो कि एक डेमोनिक रिंग था। उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इस वजह से वो इसे चूज नहीं करता और 3rd ट्रेजर की ओर बढ़ता है जो कि एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल था। वो काफी ज्यादा चमक रहा था, इस वजह से उसे ये ट्रेजर अच्छा लगता है और वो रख लेता है। पर उसे समझ में नहीं आता कि इसका यूज क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लुओली ने फोर्थ ट्रायल की जो टेस्ट था उसे भी पार कर लिया था। फोर्थ ट्रायल की टेस्ट में लुओली को अपनी माइंड पावर की टेस्ट को देना पड़ा था। ओवरलॉर्ड ट्रायल की चारों ट्रायल को पास करने की वजह से लुओली को वहीं पे कुछ रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है, जो कि एक था ओवरलॉर्ड टोकन और एक डीमन रिंग और एक पर्ल। तो लुओली डीमन रिंग को छोड़कर दोनों ट्रेजर को ही अपने पास रख लेता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली को देखते हैं, जो कि बेशुई किंगडम की सोल्जर्स के साथ साथ बेशुई किंगडम के जितने भी मेंबर्स वहाँ पे आया था उन लोगों के सामने खड़ा था। लुओली ओवरलॉर्ड टोकन को पकड़ते हुए उन सब से कहने लगता है, मैंने फोर्थ ट्रायल को पार कर लिया और ओवरलॉर्ड टोकन को भी हासिल कर लिया। इस वजह से मैं बेशुई किंगडम की नई ओवरलॉर्ड बन सकता हूँ। ये देखकर तो होंगियन और बिंगिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर लुओली लॉर्ड जुआनलोंग से कहने लगता है, लॉर्ड जुआनलोंग, इसके बाद भी क्या आपको कुछ वेरीफाई करना बाकी है? अगर है तो आप बोल सकते हैं। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहता है, डुअल लॉर्ड टाइटल को हासिल करने के लिए किसी को हेवनली हार्ट स्टेज पर होना जरूरी है, पर तुम तो बॉडी कल्टीवेशन लेवल पर हो, तुम इसे कैसे हासिल कर सकते हो? इसके दौरान अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो क्या होगा? लॉर्ड जुआनलोंग की ऐसी रिएक्शन को देखकर होंगियन लुओली के साथ सामने आते हुए कहने लगती है, ओवरलॉर्ड की कही गई रूल्स के अनुसार जो भी फोर्थ ट्रायल को पार कर लेता है और ओवरलॉर्ड टोकन को हासिल कर लेता है वो ओवरलॉर्ड की टाइटल को ले सकता है। और तो लुओली ने इन सभी चीजों को पूरा कर लिया। इस वजह से मुझे लगता है कि लुओली ओवरलॉर्ड पोजीशन के साथ साथ डुअल लॉर्ड बन सकता है, यानी कि ओवरलॉर्ड की पोजीशन और लॉर्ड नानली की पोजीशन। और फिर हम लोग लॉर्ड नानली की मेंशन की जो बटलर था उसे हम देखते हैं। उसे भी अब पता चल चुका था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, या तो उसे लॉर्ड नानली की मेंशन से निकाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। तो वो ये देखते लॉर्ड जुआनलोंग के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर लॉर्ड जुआनलोंग ने उसे फेंक दिया था एक लात मार के, और वो सीधा ही जाकर लुओली के सामने अपनी भीख मांगने लगता है। तो ये देखकर लुओली कहने लगता है, तुम तो लॉर्ड नानली की मेंशन की बटलर हो, इसलिए तुम लॉर्ड नानली की मेंशन और लॉर्ड नानली के बारे में कई सारी बातें जानते हो। तुम रूल्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। और फिर लुओली सू क्यूंगशेंग से कहता है, बंद कर दो साले को काल कोठरी में, वहाँ पे इसे सोल्जर्स के साथ भी बात करने की इजाजत ना दिया जाए और किसी से मिलने की बात तो दूर ही है। और फिर होंगियन लॉर्ड जुआनलोंग से कहने लगती है, लॉर्ड जुआनलोंग, आपने जितने भी चालें चली या फिर जो कुछ भी किया उसके लिए आपको जरूर से सजा मिलना चाहिए, पर मैं इस बार आपको माफ कर दूंगी। इस बार मैं आपको नजरअंदाज कर रही हूँ, इसका मतलब हर बार नहीं। अगर दोबारा ऐसा आपने कुछ भी किया तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तो और जहाँ तक बात है लुओ जिंग की, वो हमारे बेशुई किंगडम की कोई मेंबर नहीं है, इस वजह से उसे वापस भेज दिया जाए। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग भी होंगियन को ग्रीट करते हुए उसे गुस्से में चला जाता है। और फिर लुओ जिंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मेरी फोर्थ स्टेज को पार करने की वजह से जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो कहाँ पे है? तो लुओली भी चिल्लाते हुए कहने लगता है, लुओ जिंग, मैंने इसे पहले ही पार कर लिया और सभी रिवॉर्ड को हासिल कर लिया, अब तुम्हारी नसीब में तो बाबा जी की ठुल्लू है। ये सुनकर तो लुओ जिंग भी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। और फिर लुओली, होंगियन और बिंगिंग को एक कमरे के अंदर दिखाई जाती है, जो कि बैठते हुए बातचीत कर रही थी। होंगियन लुओली से कहती है, मैंने ओवरलॉर्ड की जो मेंशन है उसे पहले ही साफ करने के लिए किसी को भेज दिया ताकि तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए आसान हो। तो ये सुनते लुओली कहता है, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लॉर्ड नानली की मेंशन में ही अच्छा हूँ, मुझे ये जगह पसंद है, क्योंकि ओवरलॉर्ड की जो मेंशन है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर है। और हाँ, पहले इन सब बातों को तुम लोग छोड़ो, मुझे ओवरलॉर्ड ट्रायल में फोर्थ ट्रायल पास करने की वजह से एक ट्रेजर मिला और वो उस ट्रेजर को निकालते हुए दिखाने लगता है। ये देखते ही तो बिंगिंग और होंगियन पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। बिंगिंग उस ट्रेजर को पकड़ते हुए कहती है, ये तो पर्ल ऑफ टेंड है। ऐसा भी कहा जाता है ओवरलॉर्ड जो थे उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी सभी मेमोरीज और टैलेंट यानी कि एक्सपीरियंस इस पर्ल के अंदर कैद कर दिया था। इसके साथ अगर मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। कहा जाता है कि इसके अंदर ओल्ड ट्रेंड भी मौजूद है। तो ये सुनते लुओली शौक होकर कहता है, ओल्ड ट्रेंड वो क्या भला है? होंगियन उसे समझाते हुए कहती है, इसकी मदद से तुम माउंटेन, रिवर, स्ट्रीम, सन, मून ऐसे भी चीजों को देखकर एक अलग ही ओल्ड ट्रेंड को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सुनकर लुओली भी जोश में आते हुए कहता है, लगता है इस बार मुझे कोई रेयर ट्रेजर हासिल हुआ। इसकी ऐसी बातों को सुनकर होंगियन हंसते हुए कहती है, तुम इसके लायक हो क्योंकि तुमने फोर्थ ट्रायल को पास किया। लुओली होंगियन की बातों को सुनते हुए होंगियन की लिप्स को देखते हुए कहता है, गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार लबे सीरीज सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा यार कितनी प्यारी है ये। तो ये देख कर तो होंगियन कहते तुमने क्या कहा? लुओली कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। लुओली की ऐसी बिहेव को देखकर होंगियन मन ही मन कहती है लौंडा तो अब बड़ा हो चुका है, औरत का चक्कर है बहू भैया, औरत का चक्कर। तो लुओली भी इन सभी चीजों को काटते हुए टेबल पे रख के खाने को खाते हुए कहता है ये खाना तो काफी अच्छी है। होंगियन हंसते हुए कहती है तुम अगर चाहो तो तुम्हारे लिए मैं और भी बना सकती हूँ। और फिर ये सब काटते हुए लुओली फिर से कहता है क्या तुम लोगों को कहानी पसंद है? होंगियन कहता है अगर कहानी अमेजिंग हो तो पसंद तो जरूर से आएगा। तो लुओली उन सभी को एक लव स्टोरी सुनाने लगता है। ऐसा ही टाइम बीतता जाता है और उन सब की लव स्टोरी भी खत्म हो जाता है। लव स्टोरी कुछ ऐसा था कि प्यार के चक्कर में पड़कर एक दूसरे को पाने के लिए उन्होंने अपनी सभी मोह माया को डिलीट कर दिया। लव स्टोरी खत्म होने के बाद होंगियन कहती है अब काफी ज्यादा देर हो चुका है, हमें अब चलना चाहिए। तो होंगियन भी लुओली को बाय बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती है। जब बाहर आने के बाद बिंगिंग होंगियन से पूछती है अचानक से लुओली में आए इन चेंजेस के बारे में तुम्हें क्या ख्याल है? तो होंगियन कहती है नसीब को कौन काट सकता है, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट तरह में लॉर्ड जुआनलोंग और युआन को दिखाया जाता है। युआन अपनी फादर से पूछता है फादर अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम तो होंगियन से हार चुके हैं। लॉर्ड जुआनलोंग कहता है लुओली ही है जिसने होंगियन के भरोसे के ऊपर खड़ा उतरा, शायद से इसी कारण ही होंगियन अपनी लाइफ में इतना कुछ सहता रहा। अगर होंगियन चालाक है तो उसकी प्लान हमें अपनी पोजीशन से निकलना नहीं बल्कि उसकी तो कोई और ही प्लान है। ये सुनते ही युआन कहता है यानी कि सोल्जर्स के अंदर जो हमारी मेंबर्स है उन्हें हटाना। और फिर ऐसे सीनशिप की तरह में लुओली को दिखाया जाता है जो कि उस पर्ल के अंदर आ गया था, पर उस पर्ल की ओट के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, हवा और बर्फबारी की वजह से वो नीचे भी गिर गया था। तो वो सोचने लगता है क्या इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने ओवरलॉर्ड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और फिर उसे सामने की ओर एक माउंटेन के ऊपर कुछ रोशनी सा दिखाई देने लगता है। तो वो कहता है क्या इसका मतलब मुझे इस माउंटेन की एंड पॉइंट तक पहुंचना है? और वो ये कहते हुए आगे की ओर जाने लगता है। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता है हमें लॉर्ड जुआनलोंग और युआन को दिखाया जाता है। लॉर्ड जुआनलोंग कहता है लॉर्ड नानली ने मरने से पहले मिलिट्री की कंट्रोल को होंगियन के हाथों सौंप दिया था। उसके बड़े बेटे की बड़े होने के बाद मिलिट्री की कंट्रोल को उसे सौंप दिया जाएगा। और प्रेजेंट में यही एक वजह है कि लॉर्ड नानली की जो पोजीशन है वो काफी कमजोर है। तो ये सुनते ही युआन कहने लगता है फादर एक वजह है जिससे हम लोग लुओली से भी निपट सकते और होंगियन को भी काफी बड़ा झटका दे सकते हैं। फादर क्या आपको याद है जब मैं 2 साल पहले ट्रेनिंग करने के लिए गया था तो मैं गाओ चुआंग नाम की एक पर्सन को बचाया था। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट तरह फिर से हमें उस वर्ल्ड के अंदर लुओली को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन तक चढ़ने में लगा हुआ था, जहाँ पे लुओली उस माउंटेन की एंड तक पहुँचने में लगा हुआ था। काफी टाइम बीत जाता है, लुओली उस माउंटेन की 50% रास्ते को क्रॉस कर चुका था, फिर भी वो आगे की ओर बढ़ना कंटिन्यू रखता है। और फिर थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि इतना ऊंचाई में आने के बाद लुओली को और आगे बढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार तो वो बहुत ही मुश्किल से नीचे गिरने से बचता है और वो पास ही माउंटेन में लगा ट्री रूट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसे पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरा से भी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। आप लोगों की एक सब्सक्राइब और लाइक की वजह से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए सीरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर से करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट एपिसोड के अंत में हमने देखा था लॉर्ड जुआनलोंग और युआन लुओली और होंगियन को फंसाने के लिए कोई और प्लान बनाने लगा था। और हमने ये भी देखा था कि लुओली जो है वो पर्ल ऑफ ट्रियन के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पे वो पर्ल ऑफ ट्रियन के अंदर माउंटेन चढ़ने में लगा हुआ था। उसे तो बस इतना समझ में आ रहा था कि इस माउंटेन की पीक पर जाकर ही इस वर्ल्ड के बारे में वो पता लगा सकता है, जहाँ पे वो इस माउंटेन को चढ़ते हुए वो इस माउंटेन की 50% रास्ता को क्रॉस कर चुका था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली को देखते हैं जो की माउंटेन पे चढ़ते हुए माउंटेन पे लगे ट्री रूट को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है वो ऐसे नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए वो सोचने लगता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे खुद के लिए ही इसे करना ही होगा। और वो तुरंत ही फिर से और एक माउंटेन की ट्री रूट को पकड़ लेता है और फिर से चढ़ने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर चढ़ने के बाद वो माउंटेन की पीक पर आ गया था। लुओली की इस माउंटेन की पीक पर पहुँचते थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे भूकंप होने लगता है और फिर लुओली के सामने वही ओवरलॉर्ड की स्पिरिट अपीयर होता है और वो कहता है मेरी इनहेरिटेंस को लिए बगैर मेरी द्वारा छोड़े गए पावर्स को इस्तेमाल
करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं देने वाला। और लुओली को यहाँ से बाहर निकालते फिर से लुओली के ऊपर विंड से हमला करने लगता है। तो ये देखते लुओली कहने लगता है, तुम तो इनहेरिटेंस के जरिए मेरी माइंड की सभी मेमोरीज को ही डिलीट करना चाहते हो, और एक इस तरह के इनहेरिटेंस है, इसे लेने से तो ना लेना ही अच्छा है, क्योंकि इसे अगर कोई लेता है तो मरने जितना हो जाता है। और लुओली को इस वर्ल्ड से फिर से बाहर जाने के लिए बोलकर उसके ऊपर विंड से फिर से हमला करने लगता है। लुओली भी इसका सामना करने लगता है। और फिर हम लोग लुओली के पीछे स्पिरिचुअल पावर से क्रिएट हुआ एक माउंटेन को अपियर होते हुए देखते हैं, यानी कि लुओली भी माउंटेन ट्रेन को समझ चुका था, जिससे उसकी पावर पहले से कई हद तक बढ़ चुका था। लुओली को इतने एरोगेंट होते हुए देखकर ओवरलॉर्ड लुओली से कहने लगता है, तुम इतना भी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और वो अपनी स्पीयर से लुओली के ऊपर हमला करने लगता है। तो ये देखते लुओली भी गुस्सा होते हुए अपने लेफ्ट हैंड के डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। डिवाइन पावर की सील के एक्टिवेट होते ही लुओली उस स्पीयर के ऊपर हमला करता है। इस अटैक से वो स्पीयर डिस्ट्रॉय हो ही गया था, उसके साथ साथ ओवरलॉर्ड की स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे हम उस वर्ल्ड के अंदर भी क्रैक्स आते हुए देखते हैं। और फिर हम बाहर भी देखते हैं, जहाँ पे उस पार्क के अंदर भी हम क्रैक्स को देखते हैं। लुओली की पावर की वजह से लुओली के पीछे जो पिलर था उसकी यानी कि उसके ऊपर माउंटेन की पैटर्न क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से वो पिलर पूरी तरीके से चमक उठा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है भूतेलाई की काल कोठरी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर भूतेलाई कैद था। सोल्जर्स तो उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ मजाक उड़ाने में लगा हुआ था। और फिर वहीं पे एक पर्सन भूतेलाई से मिलने के लिए आ जाते हैं, और वो भूतेलाई से कहते हैं, मिस्टर बू, लॉर्ड जुआनलोंग ने मुझे अब तक एक मैसेज छोड़ने के लिए कहा है। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता हम होंगियान को देखते हैं, जो कि लुओली से कहती है, हम कुछ दिन पहले लास्ट टाइम मिले थे, पर तुम तो बॉडी कल्टीवेशन स्टेज की 5th लेवल को पहले ही पार कर चुके हो। लुओली कहते हैं, पर्ल ऑफ टेंट के अंदर कल्टीवेशन करने की वजह से मैंने ऐसा कर पाया। और फिर होंगियान एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है, लॉर्ड ने कहा था तुम जब मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो ये वेपन मैं तुम्हें दे दूं, और ये धनुष कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं है। इस धनुष को देखते ही लुओली कहता है, क्या मेरे फादर धनुष चलाने में माहिर थे? तो लुओली कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी फादर को 20 साल पहले एक ट्रेजर मिला था, इस वजह से वो तुम्हारे लिए इसे छोड़ गया। लुओली भी इस धनुष को रख लेता है। और फिर होंगियान लुओली को और एक ट्रेजर देने लगती है। ये देखते ही इसके बारे में लुओली होंगियान से पूछता है। होंगियान कहते हैं, ये साइकिक जेट है। इस साइकिक जेट को लेकर लुओली वहाँ से बिंगिंग के पास आ जाता है, जहाँ पे बिंगिंग इस साइकिक जेट को पकड़ते हुए कहता है, क्या होंगियान ने तुम्हें इसे लेकर मेरे पास आने के लिए कहा? तो लुओली कहता है, हाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बिंगिंग कहती है, एक हाई क्लास के साइकिक जेट है, और ऐसी ट्रेजर बस फोर्ट से ड्रैगन क्लैन ही बनाता है। और होंगियान लुओली को इसे किस तरह से यूज किया जाए इसके बारे में भी बताती है। इसकी मदद से ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर जाया जा सकता है। ये रियलम ड्रैगन क्लैन का है। तुम वहाँ पे जाने के बाद कोई भी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि वो ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये सुनती लुओली भी कहता है, तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल को लो ही रखूंगा। और वो उस जेट के अंदर चला जाता है। और फिर हम लुओली को ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लुओली पूरी तरीके से बदल चुका था, उसकी ड्रेस तक बदल चुका था, और वो एक मास्क पहना हुआ था। लुओली के आसपास जितने भी पर्सन्स था सबकी फेस में ही मास्क था। और फिर लुओली इस ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में उसकी और कुछ लोग जल्दी में आने लगता है, जो कि इसमें से एक ड्रैगन क्लैन की 3rd प्रिंसेस थी, जिसकी नाम यान रन थी। इन्हें देखते ही लुओली कहता है, क्या तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हो? तो यान रन कहती है, हाँ, और तुम्हारी कार के अंदर जो ड्रैगन पैटर्न है, इससे हमारे ड्रैगन क्लैन के अंदर एक क्राइम माना जाता है। तो लुओली उन सबको गुस्सा होते हुए देखकर कहने लगता है, अगर मुझसे कोई गलती हुआ है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो इस वर्ल्ड के अंदर नया हूँ। और वो से जाने लगता है। इसे जाते हुए देखकर यान रन कहती है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया? ये सुनकर तो लुओली भी कहते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहे हो। ये सुनकर यान रन लुओली को ध्यान से चेक करते हुए कहती है, तुम्हारे पास जो साइकिक जेट है वो मेरे से रिलेटेड है। तो लुओली कहता है, इस साइकिक जेट को मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है, ये मेरा नहीं है। ये सुनते यान रन कहते हैं, यानी कि ये साइकिक जेट तुम्हें होंगियान ने दिया है। होंगियान तुम्हारे लिए इसे हासिल करने के लिए वो मेरे पास आई थी, और वो इसके लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी थी। उसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देखकर मैं भी उसके सामने रोक ना पाया। ये सुनकर तो लुओली और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, अब तो तुम हद ही पार कर चुके हो, मैं तो बस शांत रहना चाहता था, पर तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसे ऐसा गुस्सा होते हुए देखकर यान रन कहती है, तो मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों ट्रू ड्रैगन एरिना में फाइट करें। ये सुनकर लुओली भी इसके लिए मान गया था। और फिर हम उन दोनों को ट्रू ड्रैगन एरिना के अंदर देखते हैं, और फिर हम ड्रैगन क्लैन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वहाँ के लोग इस फाइट को देख रहा था। और फिर वहीं पे हम और 2 पर्सन्स को देखते, जो कि एक पर्सन ड्रैगन क्लैन से था, दोनों ही प्रिंसेस यान रन के बारे में बात कर रहा था। जहाँ पे ड्रैगन क्लैन के पर्सन कहता है, यान रन ड्रैगन क्लैन की रॉयल फैमिली के मेंबर होने के नाते वो बचपन से ही गुस्सेल है, और ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने की वजह से उसे ऐसा होना भी चाहिए। और फिर हम लोग
लुओली की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे यान रियान कहती है मैं किसी की नाम जाने बगैर मैं उससे फाइट नहीं करती, तो तुम मुझे अपनी नाम बता दो। ये सुनते ही लुओली ड्रैगन क्लैन के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जिससे ड्रैगन क्लैन की मेंबर के साथ साथ यान रियान के वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपनी एक पावरफुल पंच से लुओली के ऊपर हमला करती है, पर लुओली ने अपनी एक पंच से ही उसे हरा दिया था और लुओली इस राउंड का विनर भी हो जाता है। और फिर हम यहाँ से उन दोनों मेंबर्स को फिर से देखते हैं, जहाँ पे ड्रैगन क्लैन की मेंबर जिसका नाम लॉन्ग दोहाई था वो कहता है अगर क्या हुआ यान रियान फर्स्ट राउंड को हार जाती है, पर हमारी ड्रैगन क्लैन की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड राउंड में यान रियान जरूर से जीत जाएगी। तो दूसरा पर्सन जिसका नाम शैन दाओजोंग था वो कहता है वो यान रियान को एक ही पंच में हरा दिया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और फिर हम लोग लुओली और यान रियान की सेकंड राउंड की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। लुओली यान रियान के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। यान रियान लुओली को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर वो अपनी ड्रैगन क्लैन की एक सीक्रेट ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से वो एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है। तो ये देखकर तो लुओली भी जरा से भी नहीं डरता और वो अपनी टेक्निक जिसका नाम ड्रैगन किंग फिश था उससे यान रियान के ऊपर हमला कर देता है। यान रियान भी इस हमले को रोक नहीं पाता और इस अटैक से जख्मी हो जाता है और इस राउंड को हार जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली और यान रियान ट्रू ड्रैगन एरिना के अंदर फाइट कर रहा था, जहाँ पे लुओली ने यान रियान को ट्रू ड्रैगन एरिना की फर्स्ट राउंड में काफी आसानी से हरा दिया था, पर सेकेंड राउंड के एंड में हमने ये भी देखा था लुओली ड्रैगन किंग फीस्ट का इस्तेमाल करते हुए यान रियान को फिर से एक बार हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लॉन्ग दोहाई को देखते हैं, जो कि इन दोनों की फाइट को देखकर बहुत ही शॉक हो चुका था, क्योंकि सेकेंड राउंड के अंदर लुओली ने जिस टेक्निक का यूज किया था उस टेक्निक को लॉन्ग दोहाई ने ही क्रिएट किया था और वो कहने लगता है इसके पास ड्रैगन किंग फिस्ट कहां से आ सकता है, क्या ये एक ड्रैगन क्लैन की ही मेंबर है? और मैंने इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। यान रियान और मेरी अलावा इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ये सुनते दाओजोंग भी थोड़ा बहुत शॉक हो चुका था, वो भी लुओली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता और फिर से हमें लुओली को दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट राउंड में टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पे वो थोड़ी देर कल्टीवेशन करते हुए कहने लगता है ड्रैगन क्लैन की ये टेक्निक सही में काफी मजबूत है। और फिर वही पे यान रियान भी आ जाती है। यान रियान को देखकर लुओली कहता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मानने वाले और मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनते यान रियान कहती है हाँ, मुझे एक ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने के नाते मुझे ऐसा तो करना ही होगा। तो ये सुनते लुओली कहता है तुम्हारी जैसी ओपोनेंट को मैं पूरे दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसा ओपोनेंट मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैं काफी ईमानदार इंसान हूँ। ये सुनते यान रियान भी थोड़ा बहुत पिघल गई थी और वो कहती है इससे पहले मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया तुम्हें बोला उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। तो ये सुनते इसके लिए लुओली भी मान जाता है और कहता है ये आखिरी राउंड होगा। यान रियान कहती है तो ठीक है, इस राउंड में अगर मेरी कल्टीवेशन के ऊपर भी असर पड़े फिर भी मुझे तुम्हें हराना ही होगा। और वो फाइट के लिए अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लेती है। ये देखकर लुओली भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो स्पीयर थी वो काफी ज्यादा रेयर थी। और फिर यान रियान अपनी स्पीयर के साथ लुओली के ऊपर हमला कर देती है। ये देखते लुओली अपनी बो को बाहर निकाल लेता है। वो बो को यान रियान की ओर फेंकते हुए उसके पीछे आकर बो के अंदर यान रियान की सिर को फंसाते हुए कहता है ये आखिरी राउंड है, और वो उस बो की रस्सी को छोड़ देता है। इस वजह से यान रियान इस राउंड को भी हार जाता है। ये देखकर तो मास्टर दोहाई और दाओजोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इस फाइट को जीतने के बाद लुओली को ट्राइनिकल ड्रैगन ब्लड की एक बोतल मिलता है। इस रिवॉर्ड को पाकर लुओली कहता है तुम्हारी ड्रैगन क्लैन तो काफी अच्छी है, पर मुझे और भी चाहिए। तो ये सुनते ही प्रिंसेस यान रियान जो ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर से बाहर आ गई थी वो कहती है अगर तुम मेरी द्वारा चुने गए वॉरियर्स को हरा सकते हो तो मेरे हाथों में जो ड्रैगन ब्लड की बोतल है वो तुम्हारा है। और फिर हम यान रियान के पीछे से एक वॉरियर को आते हुए देखते हैं जिसका नाम लैंग नू था। यान रियान इसी के साथ लुओली की फाइट कराने वाली है। लॉन्ग नू प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस अगर मैं उसे हराने में कामयाब हो गया तो क्या ये ड्रैगन ब्लड मुझे मिल सकता है? तो ये सुनते यान रियान कहती है अगर तुमने उसे हरा पाया और उसे घुटने टेक कर हमारे सामने झुकने में मजबूर कर दिया तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 बोतल ड्रैगन ब्लड दे सकती हूँ। और फिर लॉन्ग नू भी एरिना के अंदर आ जाता है। एरिना के अंदर आते ही वो लुओली से कहता है मैं ये आशा करता हूँ कि तुम एक
अच्छे ओपोनेंट होंगे। तो ये सुनते लुओली भी कहते हैं हाँ तुम इसके लिए टेंशन मत तो क्योंकि मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला। तो ये सुनते लॉन्ग न्यू भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन एरिना को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और लुओली से फाइट करने लगता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने में लगा हुआ था। ऐसे ही थोड़ी देर फाइट करने के बाद लुओली उसे पीछे करते हुए अपने ड्रैगन किंग फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। लुओली की इस बार की ड्रैगन किंग फिस्ट पहले से स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर तो दाओजोंग कहने लगता है इस लड़के ने तो लॉन्ग न्यू की स्पीड की इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन किंग फिस्ट की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ा चुका है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग साइकिक जेट के पास बैठे लुओली में आए चेंजेस के बारे में याद करने लगती है, जिसके बारे में वो जैसे होंगियान को बताई थी। तो होंगियान कहती है नसीब में जो है उसे हम बदल नहीं सकते, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे होंगियान भी पहुँच जाती है। इसे देखते बिंगिंग वहाँ से उठते हुए होंगियान की यहाँ पे आने के कारण पूछती है। होंगियान कहते हैं लुओली काफी टाइम से ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर है तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई। बिंगिंग कहती है होंगियान क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये जो साइकिक जेट है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसे हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर तुमने इसे कैसे हासिल किया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने शायद से इसे ड्रैगन क्लैन के थर्ड प्रिंस के पास से लिया है, पर उन लोगों ने इतने बड़े मैटर को इतना आसानी से जाने कैसे दिया? तो ये सुनती होंगियान कहती है हाँ मैं उन लोगों के साथ इसके बदले में कुछ ट्रेजर्स को एक्सचेंज करते हुए लिया है। तो बिंगिंग पूछती है क्या तुम इसे लुओली के लिए लाए हो, क्योंकि लुओली ने तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए कसम भी खाया था। होंगियान तो बस इतना कहती है कि मैं बेशुई किंगडम के लिए ऐसा कर रही हूँ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओली की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही थोड़ी देर फाइट करने के बाद हैरान होते हुए थोड़ी देर रुक जाता है। लॉन्ग न्यू कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट फिर भी मुझे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लुओली कहता है तुम्हारी ड्रैगन क्लैन के अंदर ट्रू ड्रैगन फ्रॉम एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल है, मैं भी इसे चेक करना चाहता हूँ कि यानी कि मैंने इसके बारे में जैसा सुना है वैसा है या नहीं। ये सुनते लॉन्ग न्यू लुओली को हराने के लिए थंडर ओल्ड ट्रेंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी पावर को देखकर तो यान रेन भी शॉक हो चुकी थी। तो ये देखकर लुओली अपनी माउंटेन ट्रेंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसे देखते लॉन्ग न्यू कहता है तुम ओल्ड ट्रेंड के बारे में कैसे जानते हो? लुओली कहते हैं मैं अपनी टैलेंट के अनुसार इस लायक हूँ कि मैं इसे जान पाऊँ। लॉन्ग न्यू कहता है मेरे पास थंडर ट्रेंड के साथ साथ ट्रू ड्रैगन फ्रॉम भी है, तो यकीनन मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी पावर से अटैक करता है। इस अटैक की एक दूसरे के अंदर टकराने की वजह से वही पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस एनर्जी की वजह से उस ओल्ड के अंदर भी क्रैक्स आने लगे थे। इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद दोनों को ही हम देखते हैं, पर थोड़ी ही देर में लॉन्ग न्यू नीचे गिर गया था, पर लुओली तो सही सलामत था, यानी कि लुओली इस राउंड को जीत चुका था। लुओली की स्किल्स को देखते हुए दाओजोंग कहता है इसकी जो कल्टीवेशन है ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन तो नहीं है, जल्द ही इसका नाम ड्रैगन स्पिरिट रियलम से होते हुए पूरी यान हुआंग कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। और वो वहाँ से जाते हुए एक गार्ड से कहता है तुम जल्द से जल्द इस बंदे की और इस बंदे की बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट में होंगियान और बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग होंगियान से कहती है लुओली में आए ये चेंजेस कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, क्योंकि लुओली पहले तो ऐसा नहीं था। तो होंगियान कहती है मेरा भी जिम्मेदारी है, लुओली के पास भी कुछ ऐसा जिम्मेदारी मौजूद है जिससे उसे झेलना ही होगा। और मुझे यानी कि मैं बेशुई किंगडम की एम्परर हूँ, और लुओली को जिसने बड़ा किया उसकी एक बहन, इसके साथ साथ एक ऐसा पर्सन बन सकती हूँ जिसके ऊपर बेशुई किंगडम के लोग भरोसा कर पाए, पर इससे ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बन सकता। तो ये सुनते बिंगिंग फिर से वही बात कहने लगती है। होंगियान उसे रोकते हुए कहती है लुओली अब पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बेशुई किंगडम की हिस्ट्री में पहला ऐसा पर्सन है जिसके पास डुअल लॉर्ड टाइटल मौजूद है। उसे इस पोजीशन को होल्ड करना होगा और इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। और तो और मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, और तुम ये मत भूलना कि मैं बेशुई किंगडम की एम्परर हूँ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें यान रियन को दिखाई जाती है, जहाँ पे यान रियन अपनी मास्टर दोहाई के पास आ गई थी, जहाँ पे दोहाई कहता है क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे, वो बंदा टैलेंटेड तो है। यान रियन कहती है आप इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि मैंने उसे ड्रैगन किंग फिस्ट सिखा दिया। तो दोहाई कहता है बात सिर्फ ये ही नहीं है, तुमने किसी बाहरी पर्सन को ड्रैगन क्लैन की साइकिक जेट दे दिया। तो यान रियन भी समझ जाती है कि वो क्या
कहना चाहता है। यान रियान कहती है, माफ करना, मुझे आपके खिलाफ जाना होगा। मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने साइकिक जेट किसे दिया है। और हाँ मास्टर, आपको तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या करना चाहिए। उसके साथ दुश्मनी करना चाहिए और उसके साथ फ्रेंडशिप। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें लोली को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर से बाहर आ गया था, पर वहाँ पे बिंगिंग मौजूद नहीं थी। बिंगिंग वहाँ से जाते हुए लोली के लिए एक लेटर छोड़ दिया था जिसमें के लिखा था, तुम ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर अपने आइडेंटिटी को हाइड ही रखना, किसी को भी अपने नाम के बारे में मत बताना। और हाँ, सू क्यू शंग किसी जरूरी मैटर के लिए तुमसे मिलने के लिए आया था, वो मेन हॉल के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।